Hi Tenties, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो एग्जाम सर पे आ गए हैं और इंग्लिश को हमने पूरे साल लाइटली लिया है. अब क्योंकि प्री बोर्ड्स भी सर पर है और बोर्ड्स भी सर पर है तो इंग्लिश को फटाफट से करना है. अब फटाफट से इंग्लिश कैसे करें, ध्यान से सुनो. इंग्लिश को हम कैसे 30 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं. यार आपकी इंग्लिश 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है. आपके पास रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर और लिटरेचर है. अब आपको क्या करना है ना, इन चारों सेक्शन पे इक्वली फोकस करना है और ये 30 डेज के अंदर इंग्लिश को ऐसे प्रिपेयर करना है कि ऐसा लगे जैसे अप्रैल से पढ़ रहे थे, है ना. तो चलो आपके साथ में कुछ ऐसे टिप्स शेयर करती हूँ हर एक सेक्शन को मास्टर करने के, जो कि अगर आप ध्यान में रखोगे 30 डेज के अंदर अपने आप को टारगेट दोगे इन सारी चीजों को ध्यान में रख के इंग्लिश पढ़ने का, तो आप ऑलमोस्ट उतना प्रोडक्टिव या उतना एफिशिएंट हो जाओगे जितना शायद वो बच्चा होगा जो रेगुलरली पढ़ रहा होगा. इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. तो बच्चों अगर हम रीडिंग सेक्शन की बात करते हैं तो रीडिंग सेक्शन जो है उसके अंदर सबसे पहले तो ना आपको अपना सैंपल पेपर निकालना है. जी हाँ, बोर्ड्स का सैंपल पेपर आप निकाल लीजिए और बोर्ड्स का सैंपल पेपर निकालकर एक बार पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए. फॉर एग्जाम्पल आपने बुक निकाली, जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी ये वाली बुक है. ये हमारी बहुत ही प्यारी बुक, एकदम प्यारी सी, मतलब ना हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एकदम पतली सी कोई प्रैक्टिस बुक चाहिए, तो ये हमारी प्रैक्टिस बुक है. इसके अंदर एक बोर्ड का पेपर है फुल्ली सॉल्व. मैंने इसको खोला और खोल के मेरे लिए बोर्ड का पेपर मैंने निकाल लिया, सैंपल पेपर निकाला और देखा कि आखिरकार पैटर्न क्या है. अब पैटर्न जब मैं समझ गई हूं कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्या मेरे से एक्सपेक्टेशन है सामने वाले की, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके आंसर्स बहुत ही डायरेक्टली आपको गिवन होते हैं पैसेज में, और कभी कभी क्वेश्चंस थोड़े टेढ़े मेढ़े होकर आते हैं जहां पर आपकी एनालिसिस, आपकी अंडरस्टैंडिंग को जज किया जाता है. तो आप पहले ना पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो और फिर ये समझने की कोशिश करो कि इन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करते हैं. ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं है. गिव योर सेल्फ एन आवर और सो, और उतने में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझ जाओगे, पैटर्न को बड़े अच्छे से समझ जाओगे. एक चीज हमेशा याद रखना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से दोस्ती निभानी पड़ेगी. आप ये मत सोचना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बस अभी यहाँ पर एक घंटा पढ़ा और उसके बाद में सीधा जो है अब जाकर देखने वाले हैं हमारे एग्जाम के अंदर. अगर ऐसा करा ना तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दुश्मनी निभा देगा, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप कितना भी लास्ट मिनट प्रैक्टिस कर लो, जब तक आपने एक हैबिट नहीं बनाई है ना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. इसी वजह से आप पैटर्न अंडरस्टैंड करके पीवाईक्यूज इसके लगाना शुरू करो, ताकि आपको ये समझ में आए कि सीबीएसई का लेवल क्या है क्लास 10th के लिए. जब वो हो जाता है तो अपने आप को एक चैलेंज दो कि एक क्वेश्चन आप रोज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लगाओगे और अपना टाइम रिकॉर्ड करो. बच्चों इंग्लिश में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है टाइम मैनेजमेंट की. न जाने कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पेपर छूट जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वजह से छूट जाता है. स्टार्टिंग में अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं तो कभी कभी इतना टाइम खा जाता है कि बाकी के सेक्शन के लिए टाइम नहीं रहता, और लास्ट के लिए छोड़ देते हैं तो कभी कभी इतना टफ आ जाता है कि यही छूट जाता है. इसीलिए इसको टाइम बाउंड होके करना, ऐसे नहीं कि आप 5 क्वेश्चन करने बैठ रहे हो और आपको 50 मिनट लग रहे हो, है ना. तो वो चीज हमें हमेशा यहाँ पर ध्यान रखनी है. जब हम राइटिंग सेक्शन करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे हमारे फॉर्मेट्स. देखो यार, फॉर्मेट ना फर्स्ट चीज होती है जो आप किसी भी राइटिंग सेक्शन के टॉपिक में तैयार करते हो. एक तो फॉर्मेट का नंबर भी है और उसके साथ साथ में क्या है ना, फॉर्मेट अगर आपको याद रहता है तो आपको ये पता रहता है कि यार मेरे को कहां से शुरू करना है, या मतलब मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा. अरे बाद में उसी में तो फिल करना है ना. तो फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है और उसके साथ में आपको आईडीसी का कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन का कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा याद रखना है. ठीक है, क्योंकि ये आपका जो बॉडी है उसको क्रिएट करता है. बच्चों इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन का कॉन्सेप्ट राइटिंग स्किल में, आप चाहे आंसर्स लिख रहे हो, लिटरेचर में, सब जगह काम आएगा. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है. ये कॉन्सेप्ट आप कैसे करोगे, अपने दिमाग में कैसे बिठाओगे, बार बार अपने आप को बताओ कि जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो, जो भी आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, उन सारे क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन आइडेंटिफाई करो, डिटेल आइडेंटिफाई करो, कंक्लूजन आइडेंटिफाई करो. जब आपका दिमाग सेट हो जाएगा ना तो आप जब भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर रीड करोगे हमेशा आप इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन में रीडिंग करोगे और वैसे ही फिर आप लिखना भी शुरू कर दोगे. मैम मुझे ये तो पता है कि चलो मेरे को इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन में इसे डिवाइड करना है, पर मैम इसमें लिखना क्या होता है वो मुझे बताओ. तो बेटा इसके अंदर आपको क्या लिखना है ना, उसके लिए हमेशा ये याद रखो कि कुछ फ्रेजेस आपके पास में तैयार होने चाहिए. आपको पता होना चाहिए, जैसे आप मान
लीजिए PYQs को रीड करते हैं, तो PYQs को रीड करके आपको पता चलता है कि यार किस तरीके के क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाएंगे। अब जब आपको वो अंदाजा लग गया है तो आप वो PYQs में से कुछ फ्रेजेस जो हैं कि इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस क्या होते हैं, कौन से कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है और कंक्लूजन कैसे करता है, कुछ बढ़िया बढ़िया फ्रेजेस अपने पास लिख कर रखो, ताकि जब एग्जाम के अंदर एकदम से बत्ती गुल हो जाए, ऐसा लगे यार कहां से शुरू करूं, तो कम से कम वो वाले जो फ्रेजेस हैं वो आपके काम आ सके। देखिए रीडिंग सेक्शन में जिस तरीके से आपको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइटिंग सेक्शन उससे थोड़ा बढ़िया है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि क्या पूछे जाना वाला है, टॉपिक आपको पता नहीं है, बट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार लगा लोगे तो उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की, ऐसे सेक्शन की जिससे सब डरते हैं, लेट मी टेल यू, सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड ग्रामर के लिए फॉर्मूले शीट जो है वो आपको प्रिपेयर कर लेनी है। आपने ये प्रिपेयर कर लेना है कि यार मेरे को टेंस बहुत बर्बाद ही कर चुका है, बहुत परेशान करता है, तो टेंसेस के सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लीजिए, एक्टिव पैसिव आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के फॉर्मूले एक जगह लिख लीजिए, एक शीट तैयार कर लीजिए, चाहिए तो एक चार्ट बना के रख लीजिए जहां पर आपके फॉर्मूले आपके सामने हो। याद रखो ग्रामर को रटने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज लॉजिक से आराम से हो सकती है। इनफैक्ट टेंसेस तो मैंने पढ़ाया हुआ भी है, आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो जरूर एक बार वो वीडियो देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा टेंसेस में। ठीक है, तो वो आपने एक बार दिमाग में रख लिया, वो फॉर्मूले एक बार दिमाग में रख लिए, वो रूल्स एक बार दिमाग में रख लिए, तो क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप लोग जब क्वेश्चन कर रहे होते हो और तुक्का लग जाता है, आप सोचते हैं यार बोल के देख लेते हैं, और बोल के देखने पे वो तुक्का लग जाता है तो बढ़िया है। बहुत बार वो तुक्का नहीं भी लगता है और बोल के देखने से तो इनफैक्ट गलत हो जाता है। इसीलिए रूल्स के साथ में चलना हमेशा ही आपको मदद करने वाला है। एक और चीज आपको यहाँ पर जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि फॉर्मूले शीट के साथ में आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन से पता है मेरा क्या मतलब है, कभी कभी हम लोग को ना ऐसा लगता है कि यार अगर मेरे को ना किसी बुक के अंदर एमसीक्यूज मिल रहे हैं तो चलो मेरे को तो सिर्फ एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है, कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स मिल रहे हैं तो चलो फिल इन द ब्लैंक्स ही फिल इन द ब्लैंक्स कर ले, ऐसा नहीं करना है। आप इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज कीजिए, आप उसमें एरर ओमिशन भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है, आप अपने आप को टेस्ट करो, आप एरर ओमिशन भी कर लो, आप फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लो, आप एमसीक्यूज भी करके देखो, हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को एकदम टेस्ट करो, अपने आप को बार बार चैलेंज करो। इससे क्या होगा, ग्रामर में कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, पैटर्न से हटकर सीबीएसई कभी भी नहीं आएगा, पर लेवल कोई सा भी हो क्वेश्चन का आप उसे सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन से अपने दिमाग को बार बार चैलेंज किया है। तो ये आपको जरूर करना है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे होती है। मतलब क्या होता है, बहुत बार बच्चे कॉमेंट करते हैं मैम मेरा ग्रामर ठीक नहीं है, पर बताते ही नहीं है कि ग्रामर में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ठीक नहीं है, प्रॉब्लम क्या है ग्रामर के अंदर, है ना। तो अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करने की कोशिश करो कि यार मेरे को हमेशा मैं टेंस के अंदर अटकता हूं, हमेशा मेरे को फ्यूचर टेंस में प्रॉब्लम आती है, मेरे को एक्टिव पैसिव के अंदर मेरे को पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है। तो इस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को एनालाइज करो, सिर्फ बैठ मत जाओ ये सोच के कि यार मेरे को ग्रामर नहीं आ रहा, क्योंकि जब प्रॉब्लम पता होगी ना, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो प्रॉब्लम लिख देना, मैं प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दूंगी। पर आप आकर कहोगे ना ग्रामर नहीं हो रहा, तो वो एकदम ऐसा है कि ठीक है अभी हम लोग भी ना बिना बिना सोचे समझे बस कर रहे होंगे, कुछ उसका हल निकलने नहीं वाला। तो हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर हम बात करते हैं लिटरेचर की, तो बच्चों लिटरेचर में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो हमने लगा लेना है। अब ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैसे पता चलेंगे मुझे, मैं क्या करूंगी, मैं मेरे सैंपल पेपर को देखूंगी, पिछले 2-3 साल के सैंपल पेपर का एनालिसिस निकालूंगी और एडिशनल पेपर्स भी चेक कर लूंगी कि किन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो वाले चैप्टर्स मैंने सबसे पहले करने हैं। अच्छा एक चीज याद रखना कि आपके चैप्टर्स बहुत छोटे हैं, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है और भयंकर एकदम उसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से एकदम रीडिंग कर लीजिए और रीडिंग करके एनसीईआरटी रेफरेंसेस तैयार कीजिए। समझना क्या होता है कि जब आप अपने क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो आप ना अगर उसे वेगली आंसर करते हैं, मतलब ऐसे आंसर करते हैं जैसे कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो नंबर नहीं मिलते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप अपना आंसर लिखें तो उसमें एनसीईआरटी के कोटेशंस, डायलॉग्स, एनसीईआरटी के जो जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे वहां पर ऐड करने की
कोशिश करो ताकि टीचर को पता चल सके कि आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आए हो। और वो तभी होगा जब आप एनसीईआरटी खोल के उन डायलॉग्स को मार्क कर रहे हो, फ्रेजेस को मार्क कर रहे हो, ऐसे वर्ड्स को मार्क कर रहे हो जो आप अपने आंसर में यूज करने वाले हो, क्योंकि वही वर्ड्स और वही फ्रेजेस आपके की वर्ड्स और की फ्रेजेस है जो कोई भी टीचर आपके क्वेश्चन के आंसर में चेक करता है। कभी कभी टीचर्स कहते हैं ना कि इसमें कीवर्ड्स क्यों नहीं लिखे तुमने, ये कीवर्ड्स कहां से आते हैं, ये एनसीईआरटी से आते हैं। तो एनसीईआरटी हमेशा एक बार देखकर जाओ और वहां पर आपके जो वर्ड्स है, कोई फ्रेजेस हैं जो आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो, उन्हें हाईलाइट करके रख लो। जब रिवीजन करोगे तो एक बार निकाल लेना आंखों से, तो आपको अंदाजा रहेगा, और उन वर्ड्स को अगर आप यूज करिए है तो 100% मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ में अपनी समरीज हमेशा तैयार रखो रिवीजन के लिए। कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड समरी जो है उसको फटाफट से रिवाइज करके चला जाता हूँ। इसकी बजाय ऐसा कर लो कि यार आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई वीडियो देख लिया, एकदम क्लियर है, एक प्लेन शीट ऑफ पेपर पे अपने हिसाब से समरी लिख लो। एक तो रिकॉलिंग एकदम जबरदस्त हो जाएगी, और इसके साथ में वो जो समरी है उससे आपको चैप्टर ज्यादा बढ़िया याद रहेगा। अगर आप ये स्टेप स्किप करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी प्रोवाइड की हुई समरीज आप यूज कर सकते हो। ओके इसके बाद में पीवाईक्यूज को जरूर रीड करना है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोलना और उनके आंसर्स को रीड करना। क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होते हैं ना, नए नए वर्ड सीखते हो, नए नए स्टाइल सीखते हो, नए नए फ्रेजेस सीखते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर होते हैं, वहीं से तो इंस्पिरेशन आएगी, वहीं से तो आइडिया आएगा, तभी तो आप अपने आंसर्स बना पाओगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपकी लास्ट जो लिटरेचर में है वो ये है, जितना हो सकता है उतना लिखिए। आपको लिटरेचर में हमेशा सिर्फ चैप्टर पढ़ के नहीं चले जाना होता है, क्योंकि चैप्टर पढ़ना एकदम वैसा ही है जैसे रेसिपी देख ली, बट एक्चुअली जब किचन में जाओगे और जाकर वो खाना बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि अरे इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट। वैसा ही होता है चैप्टर पढ़ के जाना। आप चैप्टर पढ़ के चले गए, कोई बात नहीं, आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया कि मुझे ये आता है, बट जब आप एक्चुअली बैठकर आंसर लिख रहे होंगे तब आपकी हर्डल शुरू होंगी। तो जितना भी टाइम आपके पास में, आप जितना भी लिख सकते हो, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन का आंसर भी अगर आप लिख सकते हो ना तो जरूर लिखो। लिखने की बात अगर हम कर रहे हैं तो मैं आपको एक गोल्डन टिप यहाँ पे जरूर दूंगी, और वो ये है कि जब ये कंप्लीट हम कर लेते हैं तो हमें ओवरऑल प्रैक्टिस पेपर्स भी लगाने हैं बच्चों। ओवरऑल प्रैक्टिस पेपर्स हमेशा लगाने हैं, क्योंकि उसी से आपके 3 घंटे की स्ट्रैटेजी बनेगी और आप अपने आप को जज कर पाओगे कि इतना सब पढ़ के और ये कवर करके ये चारों चीजें आप 3 घंटे में कैसे कर पा रहे हो। और अगर आपको प्रैक्टिस पेपर्स लगाने हैं तो मैं इंग्लिश के लिए रेकमेंड करने वाली हूं कमाल की हमारी सीबीएसई क्लास 10 प्रैक्टिस पेपर्स इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए, गुरुकुल बाय ओसवाल की 2024 के एग्जामिनेशन के लिए है। आपको यहाँ पर सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे जहां से आप रीडिंग करके इंस्पिरेशन ले सकते हो, अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए जिनके आंसर्स भी हैं। डोंट वरी, पतली सी बुक है, प्यारी सी बुक है, काफी अफोर्डेबल है, और अगर आप इस बुक को परचेज कर लोगे तो आप इस बात को लेकर सॉर्ट हो जाओगे कि खूब सारे पेपर मुझे मिल गए एकदम सीबीएसई पैटर्न वाले, और बस इन्हीं पेपर को मैंने लगा देना है तो मेरी पूरी प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये जो बुक है इसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूं, तो वहां से जाकर एक बार जरूर चेक करना, क्योंकि ये बुक एक्चुअली बहुत अच्छी है, बहुत एकदम ध्यान से बड़े पेशेंस के साथ बनाई गई है, तो यू कैन चेक दिस आउट। बड़ी पतली सी प्यारी सी बुक है, सो आप इससे प्रैक्टिस लगा सकते हैं। सो इसके साथ में मैंने आपको बता दिया कि 30 डेज के अंदर आप इंग्लिश को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं कि एक्चुअली ऐसा लगे जैसे आप अप्रैल से पढ़ रहे थे। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और कॉमेंट डाउन करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, आप कहाँ पे अटक रहे हो यहाँ पे, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।